मुझे इस रोग की ऐसी दवा ज्ञात है जिसके लगाने से सिर्फ 5 दिन में नाखून आना शुरू हो जाता है। मेरे गुरु का कहना है कि यह दवा कभी भी बेअसर नहीं होगी। लेकिन मैं जिन दवाओं के नाम बताऊं आप उन्हें मंगवा दीजिए। एक बार युद्ध करते समय एक बादशाह का अंगूठा कट गया। उस बादशाह ने राज्य के बड़े से बड़े हकीमों से उसका इलाज कराया, मगर किसी प्रकार का फायदा नहीं हुआ। बहुत अच्छे इलाज से इतना हो गया कि अंगूठे में मांस तो आ गया, परंतु नाखून नहीं आ पाया। बादशाह ने क्रोध में आकर सब हकीमों को जेल में डलवा दिया और कहा, हमारे अंगूठे पर नाखून आने के बाद ही तुम लोग छूट सकोगे, नहीं तो तुम इस जेल से कभी नहीं छूटोगे। इसके बाद उसने यह कानून ही बना दिया। यदि कोई वैद्य का काम करता पाया जाता तो बादशाह उसे अपने पास बुलाकर नाखून की औषधि पूछता। अगर वह न बता पाता तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। यह देखकर राज्य के सभी हकीम डरे हुए थे। बहुतों ने तो वैद्य का काम ही छोड़ दिया और कितने ही इधर उधर छिप गए। रोगियों को चिकित्सा के लिए वैद्य मिलना मुश्किल हो गया और देश में चिकित्सा अव्यवस्था फैल गई। यह खबर फैलते फैलते दिल्ली तक अकबर बादशाह के पास पहुंची। अकबर बादशाह को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने गरीब जनता को इस अत्याचार से छुड़ाने के लिए बहुत बड़ी सभा करके इस समस्या का हल पूछा। 64 बादशाह का नाखून। बीरबल भी वहां मौजूद थे। वह बोले, जहांपनाह, यदि आप मुझे जाने को आज्ञा दें तो मैं किसी न किसी प्रकार से उन लोगों को छुटकारा दिला सकता है। अकबर बादशाह ने खुशी से बीरबल को वहां जाने की आज्ञा दे दी। बीरबल वैद्य का भेष बनाकर 10-5 मामूली औषधियों को झोले में डाल उस बादशाह के नगर में पहुंचे। उस समय बादशाह के डर से नगर में कोई वैद्य नहीं रहता था, इसलिए बीरबल बहुत जल्दी प्रसिद्ध हो गए। वहां के लोगों ने उन्हें भाग जाने की सलाह देते हुए कहा कि अगर बादशाह को पता चलेगा कि आप वैद्य हो तो उसका इलाज करना पड़ेगा, अगर नहीं कर पाए तो तुमको जेल में डलवा देगा। परंतु बीरबल ने किसी का कहना नहीं माना और हिम्मत से अपना काम करते रहे। धीरे धीरे वैद्य की खबर बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने उसे तुरंत बुलवाया और कहा, वैद्य साहब, हमने आपकी बड़ी तारीफ सुनी है। यदि आप हमारे अंगूठे का नाखून उगा सकें तो हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मुझे इस रोग की ऐसी दवा ज्ञात है जिसको लगाने से केवल 5 दिन में ही नाखून आना शुरू हो जाता है। मेरे गुरु का कहना है कि यह दवा कभी बेअसर सिद्ध नहीं होगी। लेकिन मैं जिन जिन दवाओं के नाम बताऊं आप उनको मंगवा दीजिए। यदि फिर भी आपका नाखून न आए तो मेरा सिर कटवा दीजिएगा, बीरबल ने कहा। ऐसे आत्मविश्वास से जवाब देने वाला वैद्य आज तक मुझे नहीं मिला। अब मुझे आशा है कि मेरे अंगूठे पर नाखून आ जाएगा। बादशाह की खुशी का ठिकाना न रहा। बीरबल बोले, ईश्वर ही सहायता करेंगे, परंतु मैं 3 दिन में आराम कर देने का आश्वासन देता हूं, मगर मेरे नुस्खे की दवाओं का मिलना थोड़ा कठिन है। इसमें क्या कठिनाई है? क्या मैं बादशाह होकर भी दवा नहीं मंगवा सकता? बादशाह ने अपनी बादशाहत का रौब दिखाते हुए कहा। बीरबल बोले, बादशाह से सब कुछ हो सकता है। मेरा यह कहना नहीं है कि आप उन दवाओं को नहीं मंगा सकेंगे। फिर भी आप मुझे लिखित रूप से वचन दीजिए कि यदि आप 1 मास के भीतर दवा न मंगवा सके तो फिर मैं आपका इलाज नहीं कर पाऊंगा। और अब तक आपने जितने वैद्य हकीम कैद कर 3108 दोपहर के 3:20 सुनील कुशवाह 8133 F11 बादशाह का नाखून 65 रखे हैं, उन सबको छोड़ना पड़ेगा। इस बीच अगर आप दवा मंगवा देंगे तो उसी समय मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा और आपका इलाज शुरू कर दूंगा। सब ठीक रहा तो जल्द ही आपके अंगूठे पर नाखून होगा।
यह सुनकर बादशाह ने सोचा कि यह हकीम मेरे प्रभाव और धन के बारे में नहीं जानता। ऐसी कौन सी दवा मंगवाएगा जिसका मूल्य मैं नहीं दे सकूंगा। यह सोचकर उसने बीरबल के कहे अनुसार प्रतिज्ञापत्र लिख दिया और उससे दवाओं के नाम पूछे। बीरबल ने अपनी इच्छानुसार काम होता देखकर एक शेर पढ़कर सुनाया। क्या अजब आना है उस नाखून का, फूल गर गूलर का हो, पेशाब मछली का। बादशाह ने यह शेर सुनकर उसमें जो दवाएं थीं वे लाने के लिए दीवान को आज्ञा दी। बेचारे दीवान ने बहुत ढूंढा, नगर में मुनादी करवाई, परंतु इन दोनों वस्तुओं का कहीं नामोनिशान भी नहीं पा सका। अवधि पूरी हो गई। लाचार होकर बादशाह को शर्त के अनुसार सभी हकीम और वैद्यों को छोड़ना पड़ा। फिर बादशाह ने उन वैद्यों को बुलाकर शेर में कही गई दवाओं के बारे में पूछा। सबने उन दवाओं के गुणों की प्रशंसा की क्योंकि बीरबल उनको पहले ही समझा चुके थे। हकीमों ने बंदीगृह से छुड़वाने के लिए बीरबल को बहुत धन्यवाद दिया। उसके पश्चात बीरबल ने दिल्ली आकर सब बातें अकबर बादशाह को बताईं। वे भी उसकी बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए और इनाम भी दिया। शिक्षा, बुद्धिमानी और संयम दो हथियार हैं जिनसे असंभव दिखने वाला कार्य भी किया जा सकता है। 17 चोर की दाढ़ी में तिनका। व्यापारी ने उत्तर दिया, हुजूर, मुझे लगता है कि नौकरों में से किसी ने यह काम किया है क्योंकि बाहरी आदमी को घर के अंदर का इतना ज्ञान नहीं हो सकता। किंतु यह भी सत्य है कि मैंने किसी को अपनी आंखों से ऐसा करते नहीं देखा। एक बार एक नगर में एक मशहूर व्यापारी के यहाँ चोरी हो गई। उस व्यापारी इसकी खबर राज्य के अधिकारियों को दी। अधिकारियों ने चोर को ढूंढने के लिए सिपाही लगा दिए। काफी जांच पड़ताल के बाद भी सिपाही चोर को नहीं पकड़ पाए। चोर व्यापारी के घर से सभी बेशकीमती चीजें चुरा ले गए थे। उसके पास बर्तनों और साधारण वस्त्रों के अलावा कुछ भी बाकी नहीं बचा था। उसका लगभग दिवाला ही निकल गया था। यह बात बादशाह तक पहुंची, तब इतने बड़े पूंजीपति की ऐसी दुर्दशा देख बादशाह बड़े चिंतित हुए। बादशाह ने इस चोरी का पता लगाने का विचार किया। उन्होंने बीरबल से सारा हाल कहकर चोर को माल सहित बरामद करने का आदेश दिया। बीरबल ने बादशाह की आज्ञा का पालन करते हुए उस व्यापारी को बुलवाया जिसका माल चोरी हो गया था। इसके बाद उससे पूछा, तुम्हें किसी पर शक है? यदि किसी पर शक हो तो स्पष्ट बता दो। घबराओ नहीं, तुम्हारी सब संपदा मिल जाएगी, चोर भी पकड़ा जाएगा। व्यापारी को बीरबल की बातों से बहुत ढांढस बंधा। बादशाह भी उस समय वहां मौजूद थे। F11 F12 थपथपाना SCD चोर की दाढ़ी में तिनका। 67 व्यापारी ने उत्तर दिया, हुजूर, मुझे लगता है कि नौकरों में से ही किसी ने यह काम किया है क्योंकि बाहरी आदमी को घर के अंदर का इतना ज्ञान नहीं हो सकता। किंतु यह भी सत्य है कि मैंने किसी को अपनी आंखों से ऐसा करते नहीं देखा, इसलिए मैं किसी दोषी नौकर का नाम भी नहीं ले सकता। बीरबल ने सिपाही भेजकर व्यापारी के सभी नौकरों को दरबार में बुलवाया। जब सभी नौकर आ गए तो थोड़ी पूछताछ के बाद बीरबल ने समान आकार की बहुत सी लकड़ी की पट्टी मंगवाई। उन पर कोई मंत्र पढ़ने का ढोंग करके एक एक लकड़ी प्रत्येक नौकर को दे दी और कहा, आज रात भर ये लकड़ियां तुम लोग अपने अपने पास रखो, कल सुबह लाकर मुझको दिखाना। जो कोई चोर होगा या उसकी मदद से चोरी हुई होगी, उसके पास की लकड़ी आधा इंच बढ़ जाएगी। बीरबल के हुक्म से राज्य के कर्मचारियों ने व्यापारी के नौकरों को अलग अलग कमरों में रखा और उनकी देखरेख के लिए सैनिकों को लगा दिया। उन नौकरों में जो नौकर वास्तव में चोर था, उसने अपने मन में सोचा कि यह लकड़ी बाद में आधा इंच बढ़ जाएगी तो मैं पहले ही क्यों न इसको आधा इंच काट
31:08 दोपहर के 3:21 सुनील कुशवाहा 8133 सभर अन्य लकड़ियों के बराबर हो जाएं। इस तरह मेरी लकड़ी सबके बराबर रहेगी। इस प्रकार दोवान बीरबल मुझे नहीं पकड़ पाएगा। ऐसा सोचकर उसने फौरन अपनी लकड़ी को आधा इंच काटकर छोटी कर दिया। यही तो बीरबल की चाल थी। क्या कभी लकड़ी रात भर में अपने आप बढ़ सकती है? अर्थात कभी नहीं बढ़ सकती। दूसरे दिन सुबह बादशाह और बीरबल उस जगह पर गए जहां नौकरों को रखा गया था। उनके साथ वह व्यापारी भी था। बीरबल ने सबको लकड़ियों को देखा। जब असल चोर की लकड़ी देखी तो वह आधा इंच औरों से छोटी निकली। बीरबल की चाल कामयाब रही और चोर पकड़ा गया। बीरबल ने एकांत में ले जाकर उसे छोड़ देने का वायदा करके सब असलियत जान ली। जब चोर ने धन छिपाए जाने का स्थान बताने में आनाकानी की तो उन्होंने नौकर को पीटने का हुक्म दिया। मार खाने के डर से चोर ने सब बातें स्वीकार कर लीं और जहां जो चीजें छिपाई थीं वह जगह बता दी। बाद में बीरबल ने सब धनमाल लेने के लिए व्यापारी को हुक्म दिया। व्यापारी का जो माल चोरी हो गया था वह सब मिल गया। वह बहुत खुश हुआ। बादशाह सब कुछ देख रहे थे। वे बीरबल की बुद्धिमानी से बड़े प्रसन्न हुए। व्यापारी बीरबल के चरणों में गिरकर बोला, आज यदि आपकी कृपा न होती तो यह सब मेरी खोई चीज नहीं मिलती। इसकी वजह से मैं आत्महत्या कर लेता। बीरबल ने उसे उठाकर गले लगा लिया और उसका सारा सामान उसे सौंप दिया। नौकर को राज्य के कानून के अनुसार दंड का आदेश दे दिया गया। बादशाह अकबर ने बीरबल की प्रशंसा कर इनाम भी दिया। शिक्षा: चोरी कभी छिपती नहीं। चोर कोई न कोई गलती करता है और पकड़ा जाता है। चोरी नहीं करनी चाहिए। पैट SCR दोस्त BLA 18 कपटी औरत। इस पर वह औरत बोली, जहांपना, यह आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मेरे सारे जेवर छीनकर अब मुझे लौटा नहीं रहा है। अकबर अब कुछ छीन सकते हैं। आप ही क्या इस देश में किसी की भी हस्ती नहीं है कि जो उन्हें कुछ भी देने से इनकार कर सके। यह तो उनकी मेहरबानी है जो आपकी दाढ़ी की कीमत दे रहे हैं। मुफ्त में न लेकर मुंहमांगी रकम दे रहे हैं। बीरबल की बातों को सुनकर मुल्ला अंदर तक कांप गया। उसे अकबर बादशाह के नाराज होने का बड़ा डर था। इसलिए नम्रतापूर्वक कहा, दाढ़ी के बदले 10 अशर्फिया दिलवा दो। बस फिर क्या था। वहां तो आज्ञा देने की देर थी। तुरंत ही मुल्ला को 10 अशर्फिया दे दी गई और नाई को बुलाकर उसकी दाढ़ी साफ करा दी गई। मुल्ला ने 10 अशर्फिया लीं और अकबर बादशाह को दाढ़ी थमाकर, जान बची तो लाखों पाए समझकर घर के लिए तेजी से चल दिया। मुल्ला के चले जाने पर बीरबल ने शहर के एक बड़े मशहूर व्यापारी को दरबार में बुलवाया, जिसकी दाढ़ी काफी लंबी थी। व्यापारी महाराज की आज्ञा मिलते ही तुरंत दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, अकबर बादशाह को आपकी दाढ़ी की आवश्यकता है। इसके बदले में मुंहमांगी कीमत आपको दे दी जाएगी। जहां पनाह मालिक हैं, जो चाहे वह करें। मगर हुजूर बात यह है कि हम गरीब आदमी हैं, व्यापारी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। इसमें गरीब या अमीर की कोई बात ही नहीं है। अकबर बादशाह को तुम्हारी दाढ़ी की जरूरत है। तुम जो कीमत मांगोगे तुम्हें दिलवा दी जाएगी, बीरबल ने डांटने वाले अंदाज में कहा। मूर्ख कौन? 59 व्यापारी डरता हुआ बोला, जहां पनाह हमारे अन्नदाता हैं। लेकिन बीरबल ने कहा, साफ साफ बात क्यों नहीं बताते? लेकिन क्या कर रहे हो? हुजूर, जब मेरी माँ मरी थी तो मैंने इन्हीं बालों की खातिर 5000 अशर्फिया खर्च की थीं।
फिर जब पिताजी मरे तो उतनी ही फिर खर्च कर की, और इन्हीं वालों की खातिर हमने माँ बाप की क्रिया की और ब्राह्मणों को भोजन कराया। 10,000 उसमें खर्च हो गई, और आप तो जानते ही हैं कि इन बालों की बदौलत हमारी धाक है, व्यापारी ने व्यापारिक अंदाज में कहा। बीरबल बोले, फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर तुम्हारी दाढ़ी पर कुल 20,000 खर्च हुई। यह लो 20,000 अशर्फिया और अपनी दाढ़ी दे दो। व्यापारी 20,000 लेकर दाढ़ी मुड़वाने बैठ गया। जैसे ही नाई ने दाढ़ी को हाथ लगाया, व्यापारी को गुस्सा आ गया। व्यापारी ने झट से नाई के मुंह पर तमाचा जड़ दिया और चिल्लाते हुए बोला, अबे यह क्या, तूने ऐसी वैसी दाढ़ी समझ रखी है? अब यह बादशाह सलामत की दाढ़ी हो गई है। व्यापारी की इस बेतुकी बात से अकबर बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने नौकरों को हुक्म दिया कि इस बदमाश को धक्के मारकर निकाल दो। अकबर बादशाह की आज्ञा पाते ही व्यापारी अपनी 20,000 अशर्फिया लेकर वहां से रफूचक्कर हो गया। जब अकबर बादशाह का गुस्सा शांत हुआ तो बीरबल बोले, अब तो आपने जान ही लिया होगा कि व्यापारी 20,000 अशर्फिया भी ले गया और अपनी दाढ़ी भी सही सलामत लेकर चला गया। मुल्लाजी ने तो केवल 10 अशर्फियों में ही दाढ़ी मुड़वा दी। अब बताइए महाराज, कौन चालाक और कौन मूर्ख? महाराज चुप थे। शिक्षा। बुद्धिमान व्यक्ति हर परिस्थिति में स्वयं को बचा लेता है। 15 झक मार रहे हैं। इस बार बादशाह अकबर और भी ज्यादा भड़क उठे। तभी उन्होंने सिपाही भेजकर बीरबल को वहीं बुलवाया। हुक्म पाते ही सिपाही गया और बीरबल को ले आया। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल शाम के समय नगर में घूमने निकले और घूमते हुए यमुना तट पर पहुंच गए। वहां कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। उनको मछलियां पकड़ते देखकर बादशाह अकबर को भी मछली पकड़ने की इच्छा हुई। वह भी कांटा डाल मछलियां पकड़ने लगे। बादशाह को इस कार्य में बड़ा आनंद आ रहा था। अचानक किसी के आने का पैगाम लेकर बीरबल को बादशाह अकबर की बेगम साहिबा के पास जाना पड़ा। वहां पहुंचकर उन्होंने अपना पैगाम बेगम साहिबा को दिया। तब बेगम ने बीरबल से पूछा, बादशाह कहाँ हैं? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, झक मार रहे हैं। बेगम को बीरबल का इस तरह उत्तर देने का लहजा पसंद नहीं आया। जब बादशाह अकबर महल लौटे तो बेगम ने बीरबल के गुस्ताखी भरे लहजे में उत्तर देने की बात सुनाई और इस गुस्ताखी के लिए बीरबल को सजा देने का आग्रह किया। बीरबल द्वारा अपने प्रति ऐसे अपशब्द सुनकर बादशाह क्रोध से बौखला गए। बेगम ने तभी आग में घी डालने का काम किया। आपने बीरबल को इतना मुंह लगा रखा, झक मार रहे हैं। 61 है। यह उसी का नतीजा है कि वह आपकी इज्जत करना भूल गए हैं और आपके लिए अनुचित शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं। इस पर बादशाह अकबर और भी ज्यादा गुस्से में तमतमा उठे। तभी उन्होंने सिपाही भेजकर बीरबल को वहीं बुलवाया। हुक्म पाते ही सिपाही गया और बीरबल को बुलाकर ले आया। बीरबल के आते ही बादशाह अकबर ने क्रोध से पूछा, आज तुमने बेगम से क्या कहा था? बीरबल, तुम्हारा दिमाग आजकल बहुत खराब होता जा रहा है, तुम अपनी मर्यादा भूलते जा रहे हो। बीरबल एकदम शांत होकर बोले, आलीज़ा बादशाह झक मार रहे हैं। ऐसा मैंने इसलिए कहा कि संस्कृत भाषा में मछली को झक कहते हैं और आप उस समय मछली ही तो मार रहे थे। यदि संस्कृत भाषा बोलना अपराध है तो मुझे क्षमा करें। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह को सारी बात समझ आ गई और उनका क्रोध तुरंत शांत हो गया और बेगम भी खुश हो गईं, क्योंकि इसमें बीरबल की कोई गलती नहीं थी। बेगम और बादशाह अकबर दोनों ने समझने में गलती कर दी। उन्होंने शब्दों का अपनी समझ के अनुसार अर्थ लगा लिया था। इसके बाद बादशाह और बेगम जनाने महल में चले गए।
बादशाह अकबर जनाने महल में बैठे ही थे कि तभी उनकी बेगम साहिबा ने बेटे को लाकर उनकी गोद में खिलाने के लिए दे दिया। बादशाह अकबर अपने नन्हे बेटे को बड़े ही प्यार दुलार के साथ खिलाने लगे। कभी उसे पुचकारते तो कभी उसे हंसाते। तभी खेल खेल में शहजादे ने दोनों हाथों से बादशाह अकबर की दाढ़ी पकड़ ली। बड़ी मुश्किल से बादशाह बच्चे के हाथ की पकड़ से अपनी दाढ़ी छुड़ा पाए। बादशाह अकबर जब दरबार में आए तो उन्होंने दरबारियों प्रश्न किया, अगर कोई मेरी दाढ़ी नोच ले तो उसको क्या सजा दी जानी चाहिए। दरबार में मौजूद सब लोग तारीफ पाने के उद्देश्य से बढ़ा चढ़ाकर अपने विचार बताने लगे। किसी ने बादशाह की दाढ़ी पकड़ने की सजा बताई कि उसकी गर्दन उड़ा देनी चाहिए। किसी का जवाब कुछ और किसी का कुछ, लेकिन किसी भी जवाब से बादशाह अकबर को संतुष्टि नहीं हुई। अंत में उन्होंने बीरबल की तरफ सवालिया दृष्टि से देखा। बीरबल बोले, हुजूर, उसे मिठाई खिलानी चाहिए, जेवरात नहीं छीने हैं। इस पर वह औरत बोली, जहांपना, यह आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मेरे सारे जेवर छीनकर अब मुझे लौटा नहीं रहा है। अकबर बादशाह दोनों की बातों को सुनकर कोई नतीजा नहीं निकाल सके कि वास्तव में दोषी कौन है, क्योंकि दोनों अपना पक्ष बहुत आत्मविश्वास के साथ रख रहे थे। अन्य दरबारी भी दोनों की बातें सुनकर किसी के पक्ष में या विपक्ष में राय कायम नहीं कर पा रहे थे। अंत में अकबर बादशाह ने बीरबल को इस फैसले का भार सौंपा। 18 कपटी औरत। इस पर वह औरत बोली, जहांपना, यह आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मेरे सारे जेवर छीनकर अब मुझे लौटा नहीं रहा है। अकबर और बीरबल की न्याय व्यवस्था पूरे देश में प्रसिद्ध थी। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब मामला आया। एक औरत भरी सभा में एक आदमी को अपने साथ लेकर आई और बोली, जहांपना, इस आदमी ने मेरे सारे जेवर छीन लिए हैं। अब मैं वापस मांग रही हूं तो वापस नहीं दे रहा है। कृपया आप ही मेरे जेवर वापस दिलवा दें। अकबर बादशाह ने उस आदमी से इसका कारण पूछा तो वह हाथ जोड़कर बोला, जहांपना, मैं परदेसी आदमी हूं, दिल्ली शहर देखने आया था। रास्ते में मुझे यह औरत मिली और कहने लगी कि आपके दरबार में काम करती है और आपसे भेंट कराने का वादा किया। आपके दर्शन की लालसा लिए मैं इसके पीछे पीछे आपके पास चला आया। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं जहांपना, मैंने इसके कोई जेवरात नहीं छीने हैं। इस पर वह औरत बोली, जहांपना, यह आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मेरे सारे जेवर छीनकर अब मुझे लौटा नहीं रहा है। अकबर बादशाह दोनों की बातों को सुनकर कोई नतीजा नहीं निकाल सके कि वास्तव में दोषी कौन है, क्योंकि दोनों अपना पक्ष बहुत आत्मविश्वास के साथ रख रहे थे। अन्य दरबारी भी दोनों की बातें सुनकर किसी के पक्ष में या विपक्ष में राय कायम नहीं कर पा रहे थे। अंत में अकबर बादशाह ने बीरबल को इस फैसले का भार सौंपा। 18 कपटी औरत। इस पर वह औरत बोली, जहांपना, यह आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मेरे सारे जेवर छीनकर अब मुझे लौटा नहीं रहा है। अकबर और बीरबल की न्याय व्यवस्था पूरे देश में प्रसिद्ध थी। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब मामला आया। एक औरत भरी सभा में एक आदमी को अपने साथ लेकर आई और बोली, जहांपना, इस आदमी ने मेरे सारे जेवर छीन लिए हैं। अब मैं वापस मांग रही हूं तो वापस नहीं दे रहा है। कृपया आप ही मेरे जेवर वापस दिलवा दें। अकबर बादशाह ने उस आदमी से इसका कारण पूछा तो वह हाथ जोड़कर बोला, जहांपना, मैं परदेसी आदमी हूं, दिल्ली शहर देखने आया था। रास्ते में मुझे यह औरत मिली और कहने लगी कि आपके दरबार में काम करती है और आपसे भेंट कराने का वादा किया।
आपके दर्शन की लालसा लिए मैं इसके पीछे पीछे आपके पास चला आया। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं जहांपनाह, मैंने इसके कोई जेवरात नहीं छीने हैं। इस पर वह औरत बोली, जहांपनाह, यह आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मेरे सारे जेवर छीनकर अब मुझे लौटा नहीं रहा है। 70। कपटी औरत। बीरबल पहले ही वहां उपस्थित रहकर दोनों का बयान सुन चुके थे। उन्होंने औरत से पूछा, तेरे जेवर की क्या कीमत थी? करीब 5,000 अशर्फी, उस औरत ने रोने वाला मुंह बनाकर कहा। बीरबल ने उस औरत की शक्ल देखी, उसकी वेशभूषा और चाल ढाल देखकर उन्होंने समझ लिया कि इस औरत के पास इतने महंगे जेवर नहीं हो सकते। यह तो बेगुनाह परदेसी को फंसाकर लूटना चाहती है। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने सरकारी खजाने से 5,000 अशर्फियां मंगवाई और गुप्त रूप से एक सिपाही को देकर कहा, यह अशर्फियां उस परदेसी को दे दो और उसे समझा दो कि बीरबल का हुक्म पाते ही वह अशर्फियां औरत को दे दे। सिपाही ने उस आदमी को अलग ले जाकर बीरबल की कही सारी बात समझाकर वह अशर्फियां उसे दे दर दी। वस्त्रों। कुछ देर बाद बीरबल उस परदेसी से बोले, तुमने इसके जेवरात छीने हैं। यह औरत कभी झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए तुम अभी इसे या तो इसके जेवरात वापस कर दो अथवा 5,000 अशर्फिया दे दो, फिर तुम छोड़ दिए जाओगे, नहीं तो जेल में डाल दिए जाओगे। उस परदेसी ने उस औरत को सभी के सामने 5,000 अशर्फिया दे दर दी। औरत उन्हें लेकर खुशी खुशी घर की ओर चल दी। कपटी औरत। 71। वह थोड़ी दूर हो गई होगी कि बीरबल ने उस परदेशी से कहा, जाओ और उसको सारी अशर्फियां छीन लाओ, उन्हें लेकर ही लौटना। परदेसी बीरबल की आज्ञा पाकर दौड़ता हुआ उसके पीछे गया। बहुत कोशिश की लेकिन वह औरत भी अड़ गई। किसी भी प्रकार उसने अशर्फियां नहीं छोड़ो और उसका हाथ पकड़कर बोली, चल, जहां से अशर्फियों मिली हैं वहीं चलकर तुझे दे देती हूं। औरत ने सोचा कि बादशाह और बीरबल उस आदमी को दंडित करेंगे। जैसे ही वह परदेसी उस औरत के पीछे अशर्फियों छीनने दौड़ा, बीरबल ने अपने 2 गुप्तचरों को वहां हुई घटना के बारे में सही सी खबर देने के लिए कहा। दोनों गुप्तचरों ने उस औरत तथा आदमी के आने से पहले ही वहां का सारा हाल बता दिया। इस बात से बीरबल को और भी विश्वास हो गया कि निस्संदेह यह औरत धोखेबाज है और परदेसी को फंसाकर धन ऐंठना चाहती है। थोड़ी देर बाद उस आदमी को साथ लेकर वह औरत सभा में उपस्थित हुई और बोली, जहांपनाह, जो धन आपने मुझको दिलवाया है, उस धन को भी यह आदमी रास्ते में मुझसे छीन रहा था, लेकिन मैंने इसकी एक नहीं चलने दी और आपके सामने इसे ले आई हूं। आप स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। यह सुनकर बीरबल ने उस औरत से पूछा, यह तुमसे अशर्फियां छीन पाया या नहीं? इसने कोशिश तो बहुत की पर मैंने छीनने ही नहीं दिए, औरत ने विजयी होने वाले भाव से कहा। बीरबल ने डांटकर उस औरत से कहा, जिस आदमी के पास तुझसे अशर्फियां छीनने भर की भी ताकत नहीं है, वह जेवरात कैसे छीन पाया होगा? तू झूठी है, अशर्फियां अभी वापस कर। यह कहकर बीरबल ने बेंत से उस औरत को पीटने की आज्ञा दी। मार खाने के डर से औरत ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और अशर्फियां वापस दे दी और माफी मांगने लगी। बाद में बीरबल ने उस औरत को तुरंत जेलखाने में डलवा दिया तथा उस परदेसी को बाइज्जत थोड़ा धन देकर विदा किया। बीरबल की इस चतुराई एवं न्याय से सभी दरबारी अत्यंत खुश हुए। अकबर बादशाह को तो यह न्याय बहुत ही पसंद आया। शिक्षा। अपराध कभी छिपता नहीं, युक्ति से वह पकड़ में आ ही जाता है। 19। बेगम बहक गईं। बेगम अपने भाई की कही बात को नहीं टाल सकीं। उन्होंने अकबर बादशाह को भड़काने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन उन्होंने एक बात न सुनी।
बीरबल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे और बादशाह बीरबल को बहुत अधिक पसंद करते थे। इसीलिए उनके दरबार के अन्य दरबारी, कर्मचारी तथा रिश्तेदार बीरबल से ईर्ष्या करते थे। वह लोग किसी न किसी बहाने बीरबल को उसके पद से हटवाना चाहते थे, किंतु बीरबल की बुद्धि के आगे उन्हें हार माननी पड़ती थी। काफी कोशिश करने के बाद बीरबल के विरोधियों ने जब यह समझ लिया कि इस तरह से उनको हटाना संभव नहीं है, तब उन सबने मिलकर बेगम के भाई को भड़काते हुए उससे कहा, आप तो महाराज के रिश्तेदार हैं और बुद्धिमान तथा कुशल भी हैं, फिर भी आप जैसे कुशल व्यक्ति के रहते अकबर बादशाह एक हिंदू को अपना प्रधानमंत्री बनाए, इसमें सबसे ज्यादा आपका ही अपमान है। इस प्रकार की बातें कहकर समझा बुझाकर उसे बेगम के पास भेजा। बेगम के भाई ने दीवान का पद पाने के लालच में अपनी बहन के पास जाकर बीरबल की बहुत बुराई की और